हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन तालपत्र यानी पांडुलिपि के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। अब पांडुलिपि को किसके प्राथमिक सोर्स या सेकेंडरी सोर्स में रखेंगे, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है उपेंद्र सिंह जी की बुक में लिखा गया है कि ये प्राथमिक सोर्स है। मतलब ये बिल्कुल से क्या है, प्राथमिक सोर्स हो जाएंगे और हम इसका इस्तेमाल जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक है, तो इसमें पांडुलिपि का हम इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पांडुलिपि से रिलेटेड होगा। इसमें किस प्रकार की पांडुलिपि है, किस प्रकार बनाई जाती है और किस प्रकार से इसकी देख रेख करने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में, जो हमारी बुक है, राइटर हमारे यहाँ पर हैं हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह जी, और यहाँ पर जो है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो शुरू करते हैं। तो पांडुलिपि मतलब लेखन, जिस पर क्या है, बातों को लिखा जा सके। जिस समय ये मतलब एक कॉपी, आज की जो टेक्स्ट बुक है उसी फॉर्म में हुआ करती थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि चीन से कागज का आविष्कार जो है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही क्या है, जो कागज है उसका आना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हो चुका था। किंतु इसकी लोकप्रियता मतलब जब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, तो इसकी ऐसा नहीं कि बस स्टार्ट हुआ और ले दनादन क्या है, कागज का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने लगे लोग। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कागज का इस्तेमाल होगा। तो धीरे धीरे फिर क्या है, पढ़ने लिखने की रुचि जागी और फिर उन्होंने कागज जो है बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने लग गए। तो क्या है, यहाँ पर चौथी शताब्दी में नई तकनीकी के विकसित हो जाने के बाद क्या है, बढ़ी। अब ये है काठ पर छपाई का काम सुई ब्रश के काल में शुरू हुआ तथा थंग काल में इसका अधिक प्रचलन हुआ। तो यहाँ पर जो पांडुलिपि है इसमें छापने का काम जो है कब किया गया, सुई वंश, मतलब एक सुई नाम के राजा या वंश रहे होंगे, उस काल में क्या है, छपाई का काम जोरों से हुआ और थांग काल में क्या है, इसका प्रचलन अधिक मात्रा में होने लगा। आगे देखते हैं। जबकि ये तो हम बात कर रहे थे चीन में, जबकि भारत में, अब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में लेखन के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग बहुत शताब्दियों तक जारी रहा। अब यहाँ पर पारंपरिक सामग्रियाँ क्या थी, यहाँ तो कागज नहीं था, क्योंकि ये कागज का निर्माण कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। तो चीन से क्या है, हमने देखा था कि शुरुआत कब से होती है और इसकी बढ़ोतरी कब से होती है, ये हम देख चुके हैं। अब हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में जब ये कागज नहीं था तो हम किस पर लिखते थे, किसी ना किसी पर तो लिखते थे, चाहे वो पेड़ की छाल हो, चाहे वो लकड़ी के जो गट्ठे हों उसके ऊपर, तो किसी ना किसी रूप में हम लिखा करते थे। और जिस पर हम लिखा करते थे उसको ही हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपियाँ कहते हैं। और ये कब पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है, मतलब कब किस टाइम में थी, तो प्राचीन भारत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ अधिकांशतः यहाँ पर बताया गया है कि ताम्र पत्रों पर लिखी गई। कहाँ पर, ताम्र पत्रों पर लिखी गई। यहाँ संक्षेप में इन पांडुलिपियों के निर्माण की विधि दी जा रही है, जिन्हें संस्कृत में तालपत्र या तमिल में ओलई के नाम से जाना जाता था। तो हमारे भारत में भी कागज ना होते हुए भी लेखन कला जो है वो यहाँ पर डेवलप थी, और पांडुलिपियों में हमारे जो लेखककार हैं वो यहाँ पर लिखा करते थे। तो पांडुलिपि जो है तालपत्र के लिए खजूर के पात्रों का प्रयोग किया जाता था, जिसे संस्कृत और तमिल में ताली कहा जाता था, जिसे संस्कृत में ताल और तमिल में पनई भी कहा जाता है।
के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, संस्कृत में क्या बोलते हैं और तमिल में क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। आगे है ताड़ के पत्ते जो है, यहाँ पर सेंटीमीटर बताया गया है, जबकि खजूर के जो पत्ते हैं, खजूर, यहाँ पर ताड़ के पत्ते जो हैं 19 गुणा 8 माइनस 9 सेंटीमीटर, जबकि खजूर के जो हैं 15 गुणे 3 माइनस 4 सेंटीमीटर आकार के होते थे। तो यहाँ पर एक जो है मेज़रमेंट यहाँ पर बताया गया है कि कितने खजूर के हैं तो इतने सेंटीमीटर, और ताड़ के हैं तो इतने सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है ताड़ के पत्ते अपेक्षाकृत बड़े होने के साथ साथ अधिक दिनों तक टिके होते थे, टिके रहने की उनमें क्षमता थी। सबसे पहले चुने हुए ताड़ के पत्तों को उचित आकार में काट लिया जाता था, फिर उनके बाएं, दाएं और दाहिने शीर्ष पर क्या कर दिया जाता था, छेद कर दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक छेद है और यहाँ पर, तो छेद इसलिए ताकि एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि को जोड़ने का काम किया जाता था। अब आगे है, इन छिद्रों में एक धागा पिरोकर पत्ते के चारों तरफ, तो यहाँ पर क्या है, पत्ते, अब यहाँ से जब इसको बंद कर देंगे इस पांडुलिपि को, और फिर क्या है, इसी धागे से उसको चारों तरफ से लपेट देंगे बीच में से, तो क्या है, एक पांडुलिपि हिल डुल नहीं सकती थी और क्या है, सुरक्षित रहती थी। आगे है, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से क्या है, हमारी पांडुलिपियां रही होंगी। आगे है, इनको बांध दिया जाता था, धागे के एक छोर में गांठ डाल दी जाती थी। यहाँ पर क्या है, गांठ, ताकि धागा जो है बाहर निकले ना, और जो उसमें पेजेस हैं, पेजेस मतलब जो लकड़ी के पत्ते हैं, मतलब पत्ते हैं, उसको एक क्रम में और रखा जा सके, अथवा कोई कौड़ी या काठ का गुटका भी लगा दिया जाता था ताकि धागा बाहर ना निकले। ताल पत्र की पांडुलिपि को सामान्यतः काठ के एक बक्से में अथवा कभी कभी हाथी दांत के बने खोखले में रखा जाता था। अब ये ताल पत्रों को कहाँ रखा जाता था, तो लकड़ी के बने एक बक्से में रखे जाते थे, या फिर हाथी दांत का जो इस तरह से है उसमें क्या है, कागज को रख दिया जाता था, या पांडुलिपियों को रख दिया जाता था। आगे पांडुलिपियों को शलाका, एक नुकीली कलम की तरह की वस्तु के पत्ते पर उत्कीर्ण किया जाता था। इसके बाद तालपत्र को विशेष वनस्पति के निकाले गए रस और कोपलों के बारीक चूर्ण से मिले हुए घोल में डुबा दिया जाता था, जिससे उत्कीर्ण किए हुए भाग में काले रंग की लिखावट क्या हो जाती थी, स्पष्ट हो जाती थी। लिपि जो है पत्ते की लंबाई के समानांतर उत्कीर्ण की जाती थी। वैसी परिस्थिति में जब पत्ते की लंबाई अधिक होती थी या रचना छंद के रूप में होती थी, तब शब्दों को 2 या 3 उदाग्र कॉलमों में सजाया जाता था। यदि पांडुलिपि के साथ कोई टीका भी लिखी जाती थी, तब उसे सामान्य रूप से पाठ्य सामग्री के ऊपर या नीचे उत्कीर्ण किया जाता था। तो पांडुलिपि के पृष्ठ की संख्या अधिकतर क्या है, दाहिने हाशिए पर। हाशिया क्या है, अब जैसे हमारी जो नोटबुक है उसमें इस तरह से लाइन खिंची हुई होती है, तो यहाँ पर जो छोटी गई लाइन है इसको ही हाशिया बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, हम डेट वगैरह डालते हैं, यहाँ पर हम लेसन डालते हैं, तो ये सब क्या है, हाशिया छोड़ा जाता है ताकि जो अतिरिक्त चीज़ें हैं वहाँ पर ऐड की जा सकें। तो इसमें भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है और बीच बीच में लिखा गया, तो ये सब हाशिए के लिए छोड़ा गया है। आगे देखते हैं, मतलब इस छोड़े हुए जगह को ही हाशिया बोलते हैं। आगे तालपत्र की पांडुलिपियों का संरक्षण सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि उच्च तापमान, दीमक, पानी, धूल और आग जैसी आपदाओं से उन्हें बचाना आवश्यक है। इसलिए पुरानी पांडुलिपियों की कई प्रतियां तैयार की जाती हैं। 19वीं शताब्दी में बढ़ते हुए छापा खानों के प्रयोग और प्रचलन में आ जाने के बाद तक तालपत्रों की परंपरा बनी रही। तो यहाँ पर क्या है, जब हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस आ गए, उससे पहले भी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ताम्रपत्र बने
मतलब तालपत्र बनाए जाते थे और रखे जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि जब पांडुलिपियाँ आईं और मतलब चलन प्रचलित हुई, उसके बाद पेपर आया, तो ऐसा नहीं है कि पांडुलिपियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गईं और पेपर पर ही लिखने लग गए। पांडुलिपियाँ भी चलती रहीं, पेपर भी चलते रहे। फिर उसके बाद जो है आज बहुत पहले हैंडमेड पेपर चलता था, आज तो मशीनों द्वारा चलता है, तो आज भी हैंडमेड पेपर क्या है, प्रचलन में है। तो जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो कम हुई हैं, लेकिन वो आज भी वर्तमान में प्रचलित हैं। तो पांडुलिपियाँ जो हैं हमारे अभिलेखागार में सुरक्षित हैं, जिनको पढ़ना है तो वो उनको देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। तो उनको सुरक्षित केमिकल और लेब वगैरह में रखा गया है। आगे देखते हैं। आज प्राचीन तालपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे आज जो है डिजिटल का ज़माना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटबुक जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक ना प्रिंट हो रही हो, वो भी प्रिंट हो रही हैं। तो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी साथ चलती हैं और नई चीज़ें तो चलती चलती हैं। आगे देखते हैं। आज प्राचीन तालपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले पांडुलिपियों पर थाइमॉल, यहाँ पर थाइमॉल, क्लोरोमेंट का घोल, फर्म लाडीहाइड और फास्फीन गैस अथवा इथाइलिन ऑक्साइड जैसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तालपत्रों को डिटर्जेंट या इथाइल अल्कोहल से साफ कर लिया जाता है। यदि कोई भाग फट गया हो या क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसकी मरम्मत की जाती है। इसके लिए पॉलीविनाइल एसीटेट तथा मिथाइल सेलुलोज के घोल और अत्यंत बारीक पेपर का उपयोग किया जाता है। एक बार जब मरम्मत का काम हो जाता है तब तालपत्रों को तैलीय घोल से मुलायम बनाया जाता है और सावधानी पूर्वक सूखे कपड़े से पोंछ दिया जाता है। अब इनको फिर से धागे में पिरोया जा सकता है और उपयुक्त खोल के रख दिया जाता है। भविष्य में होने वाले क्षति से बचने के लिए इनको संभाल कर रखा जाता है। तो जब आप अभिलेखागार में जाएंगे तो जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं, बहुत पुरानी हैं, तो उसको क्या है, आप ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगा। उसके ऊपर आपको एक वाइट पेपर सा लगा हुआ और धुंधले से शब्द जो हैं, टेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए इन प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न स्थानों पर अब भी ऐसी हजारों प्राचीन पांडुलिपियां विद्यमान हैं जिसका अध्ययन या प्रकाशन नहीं हो सका है। दरअसल यह अनुमान लगाना लगभग संभव है कि इसमें कितनी पांडुलिपियां नष्ट हो चुकी हैं और कितनी खोजी जानी बाकी हैं। तो ये था एक पांडुलिपियों का पांडुलिपि से संबंधित। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।